नमस्कार। भारत और चीन के बीच जो तनावपूर्ण रिश्ते बने थे उनमें हल्की सी बर्फ़ पिघली है, गर्माहट आई है, लेकिन देखना है कि ये अविश्वासी चीन कब तक भारत से किए हुए वादों पर नैतिक दृष्टि से खरा उतरता है। बहरहाल हम थोड़ी सी चीन की जो अपनी विशेषताएं हैं, चीन का जो नेचर है, चीन की जो प्रवृत्ति है, आक्रामकता है और विश्व में वो किस प्रकार का एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है और उसके अंतिम हश्र के कैसे होने की संभावना है, इस पर बात करते हैं। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि महादानव चीन अभी सो रहा है, उसे सोने दो, क्योंकि जब वो उठेगा तो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा या पूरी दुनिया हिलने लगेगी। नेपोलियन की इस पूर्व अवधारणा पर चीन कहाँ तक खरा उतरा है, ये बहुत हद तक हम देख चुके हैं और कुछ हो सकता अभी देखना हो। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ग्लोबली ह्यूमन साइकोलॉजी को लगातार वाश आउट करने की कोशिश कर रहा है और इसमें किसी हद तक पश्चिमी दुनिया का एक प्रबुद्ध वर्ग, एलीट क्लास भी शामिल है और वो इस प्रकार से चीन को पेश करना चाहता है कि वास्तव में नेपोलियन बोनापार्ट का निष्कर्ष सही सिद्ध होने वाला है। लेकिन क्या ये सही है? एक विशिष्ट बौद्धिक वर्ग इसे स्वीकारने में आनाकानी नहीं करेगा, लेकिन सच ये नहीं है, क्योंकि चीन ने अभी तक दुनिया की धरती पर कोई ऐसा कारनामा नहीं कर दिखाया है जिसके आधार पर ये परसेप्शन बनाया जाए और स्वीकार किया जाए। उसने पूरे विश्व में अपनी छवि एक आक्रामक राष्ट्र की, एक षड्यंत्रकारी राष्ट्र की, एक कॉन्फ्लिक्टिंग राष्ट्र की, एक अनुदारवादी राष्ट्र की, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को ना मानने वाले राष्ट्र की, लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय परंपराओं को अस्वीकार करने वाले राष्ट्र की और दूसरे देशों की संप्रभुताओं का आदर ना करने वाले राष्ट्र की छवि प्रस्तुत की है। इसलिए हमें सिर्फ ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि चीन एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसके बूते पर उसने एक विशाल सेना खड़ी कर ली है और अब वो डिविडेंड ऑफ पावर के लिए अपने बाजार को विस्तार देने की रणनीति में जो निरंतर आगे बढ़ रहा है उस पर सफल ही होगा। थोड़ा हम ये देखें कि चीन की रणनीति है क्या। वह एशिया और अफ्रीका के अल्प विकसित देशों को आर्थिक सहयोग देकर उनके प्राकृतिक संसाधनों को अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना और फिर उनके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में हस्तक्षेप करके सरकारी नीतियों को अपने हितों के अनुरूप बनवाना और उन्हें लागू करना, इस कॉन्स्पिरेसी के साथ आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, इस संपूर्ण प्रक्रिया में धीरे धीरे उसकी आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी पूंजी की सुरक्षा के नाम पर इन देशों में प्रवेश पा जा रही है, जिससे चीन उन देशों में एक औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करने में भी सफल हो जा रहा है। यानी एक ये नए किस्म का उपनिवेशवाद है जिसका चीन संजाल बिछा रहा है और जिसकी लीडरशिप उसी के पास। अफसोस की बात यह है कि इन नए बनते चीनी उपनिवेशों के पक्ष में अब तक न ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर के दहाड़ी हैं और न वो वैश्विक शक्तियां जो छोटे छोटे राज्यों को प्रायः दंड देती चली आई हैं, कभी स्वतंत्रता के नाम पर, कभी लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर, कभी मानव अधिकारों के नाम पर। बस यहाँ तक कि शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर वे न केवल चुप रहे बल्कि उसका पार्ट भी बनने और सबसे विरोधी माने जाने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बीजिंग जाकर BRI ज्वाइंट फंड बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि उसी समय वे हिंद प्रशांत में चीन को घेरने के उद्देश्य से भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड यानी स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेटर का निर्माण कर रहे थे। ये कैसा दोहरा चरित्र है पूरी दुनिया का। एक जगह पर जहाँ पर छोटे लीडर्स होते हैं उनको इस प्रकार का दंड, ये तो रिवाइवल ऑफ द हिस्ट्री है। जिस तरह से 1920 से लेकर 1940 के बीच में मुसोलिनी ने और हिटलर ने जो किया था और जिस तरह से फ्रांस और ब्रिटेन उसका साथ देता रहा था, वही स्थितियाँ लगभग आज दिख रही हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में चीन ऐसी कोई महाशक्ति नहीं है जो अपराजेय हो चुकी हो। हालांकि दुनिया के कुछ देश और कुछ वर्ग ऐसा मानने की गलती कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, और अब यदि अपराजेय नहीं है तब फिर उसे रोका या पराजित भी किया जा सकता है, भले ही तरीके सैनिक न होकर कोई अन्य हो।
मोटे तौर पर 3 मोर्चे हो सकते हैं, पहला कूटनीतिक, दूसरा स्ट्रेटेजिक एंड तीसरा इकोनॉमिक। जहां तक डिप्लोमेटिक मोर्चे का सवाल है, तो अब तक डिप्लोमेटिक विमर्शों में या चर्चाओं में इस प्रकार के मत सामने आए हैं कि भारत को पाकिस्तान की तर्ज पर चीन को भी ग्लोबली अलग थलग करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यदि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि ग्लोबल कूटनीतिक परिदृश्य में चीन को तकनीकी दृष्टि से अलग थलग करना या कर पाना उस तरह से संभव नहीं है जिस तरह से हम पाकिस्तान को करने में सफल हो गए। पाकिस्तान के विषय में इसलिए संभव हो सका क्योंकि वो परजीवी राष्ट्र की तरह है, साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया उसकी वास्तविकता को जान चुकी है। जबकि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो धारक देश है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत, जो कर्ज देने के मामले में विश्व बैंक से भी आगे निकल चुका है, यानी खुले ऋण की खिड़की की तरह वो काम कर रहा है। और इस प्रकार से वो सहायता के नाम पर सॉवरेन डेट देकर छोटे छोटे राष्ट्रों को अपने संजाल में फंसा रहा है और उनकी पूरी प्राकृतिक इकोनॉमी को अपनी नेशनल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर दे रहा है। उसकी हर वैश्विक मंच पर उपस्थिति एक महाशक्ति के रूप में नहीं तो एक प्रभावशाली ग्लोबल पावर के रूप में तो है ही। आज चीन दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों के साथ स्ट्रेटेजिक बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत कर चुका है, जिसके कारण वो जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल डिविडेंड हासिल करने की स्थिति में पहुंच चुका है। इसके बावजूद भी उसके साथ कुछ आधारभूत नकारात्मकताएं जुड़ी हैं जो चीन के ध्वंस की पटकथा लिख सकती हैं। भारत को चाहिए कि किसी भी स्थिति में अपने पड़ोसी देशों को अपनी ऑर्बिट में लाए, जो कुछ हद तक चीन की ओर शिफ्ट कर चुके हैं। दूसरा प्रयास ये हो कि भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति को अमेरिका की पिवोट टू इंडो पैसिफिक, मॉस्को की पिवोट टू ईस्ट और वाशिंगटन की पिवोट टू मॉस्को नीति के साथ कनेक्ट कर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी तैयार करें ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। हालांकि वुहान वायरस से उपजी वैश्विक महामारी ने चीन के लिए दुनिया में स्पेस को कम कर दिया है। आज पूरी दुनिया उसे शंका की नज़र से देख रही है, इसलिए ग्लोबल स्तर पर बनी उसकी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक बॉन्डिंग कमज़ोर पड़ी है। भारत इस परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देख सकता है और देखना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि वुहान वायरस को लेकर कटघरे में खड़े किए गए चीन के प्रति दुनिया का नज़रिया जो है वो ऐसा ही बना रहे। इस चीन के प्रति ग्लोबल अविश्वास लंबे समय तक सस्टेन कर जाता है तो ये तय है कि चीन न केवल अलग थलग पड़ जाएगा बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था के पतन की पटकथा भी लिखने के लिए विवश हो जाएगा। वैसे भारत को इस दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत पूर्वी अथवा दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ से करनी चाहिए। ध्यान रहे कि पीपल्स डेली भारत की एक्ट ईस्ट नीति को लेकर लिख चुका है, कई बार लिख चुका है कि भारत चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है। वो ये भी लिखता है कि भारत चीन के खिलाफ शत्रुओं के साथ लगातार साझेदारी बढ़ा रहा है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति का तात्पर्य है लुक टू इनसर्कल चाइना, अर्थात चीन को घेरने की नीति। चीन की सरकारी मीडिया प्रधानमंत्री की पूर्वी एशिया के देशों की यात्राओं को मिशनरी ट्रिप का नाम देता है और वह मानता है कि इसका मकसद चीन के विरुद्ध नए रणनीतिक साझेदारों की तलाश करना और भू राजनीतिक तथा आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त कर भारत को इस क्षेत्र में महाशक्ति की हैसियत में ला खड़ा करना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि चीनी शासक इस बात को लेकर डरते हैं कि भारत नई दिल्ली, टोक्यो, हनोई, सियोल, कैनबरा और नोमपेन आदि के साथ इतनी मजबूत बॉन्डिंग कहीं न कर ले जाए कि चीन के पूर्वी विस्तार पर ब्रेक लग जाए। यदि ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक की बात माने तो चीन इसे लेकर बेहद असहज है, क्योंकि इससे एशिया में चीन की व्यापक प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने 59 चीनी ऐप्स प्रतिबंध लगाए हैं। वे चीन के लिए एक झटका तो हैं ही, लेकिन उससे बड़ा झटका देने की रणनीति अपनाने की जरूरत है। अन्यथा चीन अधिशेष व्यापार के नाम पर अपनी युद्ध की रणनीति से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसे पता है कि छोटे छोटे युद्ध उसे राजनीतिक, स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक या आर्थिक लाभ देने वाले सिद्ध होंगे। बड़ा झटका देने के लिए भारत को विश्व के नेताओं के साथ मिलकर चीन को आइसोलेशन में ले जाकर उसकी इकोनॉमिक पावर, उसकी सॉफ्ट पावर एंड उसकी डिप्लोमेटिक पावर को कमज़ोर करना। हालांकि ऐसे अध्ययन सामने आ रहे हैं कि वुहान वायरस के साइड इफ़ेक्ट चीन को परेशान करने लगे हैं। वुहान वायरस प्रभाव से पहले ही सी जिनपिंग का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगभग उसी स्थिति में पहुंचता दिख रहा है जिस स्थिति में 1960-61
में माओ त्से तुंग की बेहद प्रभावशाली योजना ग्रेट लीप फॉरवर्ड पहुंच गई थी और उन्हें अपनी सत्ता को बचाने के लिए भारत पर एक युद्ध थोपना पड़ा था। शी जिनपिंग इस समय उसी मुहाने पर खड़े हैं जहां भारत चीन युद्ध से पहले माओ खड़ा था। कुछ तथ्यों को देखें, उनकी पड़ताल करें तो ऐसा सामने आ जाएगा। इनमें से एक ये है कि शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाएं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक बड़ी विभाजक रेखा खींचती हुई दिख रही हैं, और दूसरी ये कि उनकी बेल्ट एंड रोड परियोजना वित्त की व्यापक कमी से जूझ रही है। इसकी दो वजह हैं, एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और दूसरी अमेरिका के साथ संघर्ष। वुहान वायरस के प्रसार ने चीन के प्रति अविश्वास जैसा एक और कारण जोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में चीन लगातार कुछ न कुछ गलतियां करने की कोशिश करेगा और भारत इसका फ़ायदा उठा सकता है। फिलहाल चीन ने पिछले कुछ वर्षों में विश्व में अपना प्रभाव दिखाने और उसे बनाए रखने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर दिए। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसने खास तौर पर एशिया, लातिनी अमेरिका, पूर्वी यूरोप और अफ्रीका के देशों को चुना। इन देशों की इंफ्रा परियोजनाओं से लेकर प्राकृतिक संसाधनों में उसने अपनी पूंजी लगाई और फिर इसी के माध्यम से उसने सरकारों को सावरिन ऋणों के जाल में फंसा लिया। परिणाम ये हुआ कि इन महाद्वीपों में केवल चीनी पूंजी ही नहीं पहुंची, बल्कि पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए स्क्रिप्ट लिखने और उनकी गवर्निंग मैकेनिज्म पर अपना प्रभाव छोड़ने का रास्ता भी चीन को मिल गया। इस तरह से चीन ने ऐसे टापू तैयार कर लिए जिनका इस्तेमाल वो जियोपॉलिटिक्स या जियोटैक्टिक्स के लिए कर सकता है और कर भी रहा है। ये अलग बात है कि उसके बाहरी आकार के बढ़ने के साथ साथ वैश्विक बाज़ारों पर उसकी निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि अगर सप्लाई चेन कहीं से ब्रेक हुई तो उसकी बैकबोन टूट जाएगी। हमें यही तोड़ने की ज़रूरत है। इस स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मंदी की ओर बढ़ेगी, चीन अगर आइसोलेशन की ओर जाता है डिप्लोमेटिकली या इकोनॉमिकली, तो ये निश्चित है कि ये चीन के पतन की पटकथा लिखने में सफल हो जाएगा। अब देखना यह है कि चीन वह अजगर साबित होता है जिसने इतना खा लिया है कि पचाना मुश्किल हो गया, या फिर सही में महादानव जिसके खड़े होने या चलने से दुनिया भूकंप, दुनिया कपकपाहट महसूस करती है। आप भी विचार करिए। फिर मिलें। नमस्कार।